नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है 4 जुलाई 2024 और आज जो है एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम था। थर्ड शिफ्ट की भी एग्ज़ाम समाप्त हो गई है। थर्ड शिफ्ट के एग्ज़ाम में जीके जीएस के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी 100% ओरिजिनल प्रश्न लेकर आ गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मैं प्रश्न तो जो बच्चे देते हैं ओरिजिनल ही देते हैं, क्योंकि मुझे पता है बच्चे मेरे साथ झूठ नहीं बोलेंगे। साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट मैं अभी एक्स्ट्रा फैक्ट दूंगा, ये एक्स्ट्रा फैक्ट आपके एग्जाम में कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर नज़र आती है। कल एक सज्जन भाई साहब रेलवे की क्लास जो हम चला रहे हैं, जिसमें अभी 10 क्लास हुई है और टोटल 30 आने वाली है, तो बोल रहे हैं कि कितना दिन हो गया, क्यों नहीं आ रहा है ना। तो भाई साहब अभी जो एग्जाम है उनकी पहले मदद कराऊं कि पहले आपकी कराऊं, बताइए। अभी रेलवे की एग्जाम में टाइम है ना, तो पढ़ो ना। कोई तो गलत बात तो नहीं कर रहा हूं, जो पढ़ा रहा हूं सब काम की ही पढ़ा रहा हूं मेरे भाई। ये भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं कुछ उठा के पढ़ा दूंगा, आप संतुष्ट करने के लिए मैं कहीं से उठाऊंगा कॉपी पेस्ट करके पढ़ा दूंगा, चलेगा क्या? ऐसा नहीं करना है, गद्दारी नहीं सीखा है ना। तो एक क्लास पढ़ाऊंगा, उसके पीछे मुझे पूरे दिन रिसर्च करना पड़ता है कि आने वाले समय में ये क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा। और आज तक मैं अपने जो है कदम को डगमगाने नहीं दिया हूँ। भले एनालिसिस मैं भी जानता हूँ कि जितना जल्दी जो डालेगा उतना ज़्यादा व्यू आएगा, लेकिन मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं पूरे फैक्ट के साथ आऊँगा और काम की बात दूंगा जो आपको अब फ़ायदा करे भाई। और इसी फ़ायदा से आज तक 128 सिलेक्शन करवाए हैं, जिसकी रिकॉर्ड मेरे पास है। और अपनी 1000 की टारगेट है भाई, है ना। 10,000 हो गया जी, 1000 की टारगेट है। उसके बाद हम सोचेंगे कि आगे क्या करना है। फिलहाल तो ये टारगेट रखा हमने। चलिए शुरू करते हैं। ये जो आपका ई बुक है, यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एसएससी में आ रहे हैं, तो आप जो है ले सकते हैं। इस मोबाइल नंबर पे सिंपली व्हाट्सअप मैसेज करके जो है आप ले सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में इसी व्हाट्सअप अकाउंट का लिंक डाला गया है, लिंक के थ्रू भी जा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एक प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भारत में सर्वप्रथम मानसून कहाँ से आती है। ये तो एकदम फ्री का नंबर दे गया। सवेरे भी बात किया था, कल भी बात किया था, जहाँ पहाड़ी वर्षा होती है वहाँ भी बात किए थे। देखिए, भारत में सर्वप्रथम मानसून आपका केरल में आता है। केरल अगर ऑप्शन में नहीं है तो साउथ इंडिया का कोई भी आदमी मतलब जो राज्य है वो चलेगा, लेकिन केरल 100% ऑप्शन में होगा, क्योंकि यहाँ पे माना जाता है कि 5 जून तक लेटली आ जाते हैं, यानी प्रथम सप्ताह में, ठीक है। इसके अलावा मानसून प्रफुष्टित होते हैं वहाँ पे। भारत में मानसून की आगमन सर्वप्रथम केरल राज्य में होती है जून के प्रथम सप्ताह में। दक्षिण भारत में मानसून के पूर्व जो वर्षा होती है उसे आम्र वर्षा कहते हैं, कॉफी सावर कहते हैं। ये वर्षा दुखदाई है कि मतलब सुखकारक? तो बोलिएगा ये सुखकारक वर्षा है। ये फसलों को क्षति के जगह फायदा पहुंचा जाता है ना, फायदा पहुंचा जाता है। इसी प्रकार का एक वर्षा हमने आपको बताया है, काल वैसाखी। क्या? काल वैसाखी। ये काल वैसाखी कहाँ आती है? पश्चिम बंगाल के अंदर आती है, लेकिन ये सुख देने से ज़्यादा सौरो दुख दे देती है ना, क्योंकि ये तेज आंधी हवा के साथ तूफानी वर्षा आती है। जबकि भारत में ही नहीं, विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान जो है अपना इंडिया में है। ये मेघालय में है। कहाँ पे है? मेघालय के अंदर है। इन्हें ध्यान रखेंगे। और ये खासी पहाड़ी क्षेत्र में आएगा, क्योंकि मेघालय में 3 जो मेजर आप नाम जानते हैं, गारो, है ना, खासी और आपका जो है जयंतिया, ये मेघालय रेंज की जो है पहाड़ी है। तो इसमें खासी में आ जाता है मासिनराम, जहाँ सबसे अधिक वर्षा होती है। ठीक है, हम चलते हैं आगे। देखिए, मासिनराम हो गया था। वर्षा का जो अधिकांश स्रोत इंडिया में है अरब सागर से आती है। दूसरे सबसे अधिक स्रोत बंगाल की खाड़ी से आते हैं, क्योंकि हम इंडिया में दोनों तरफ से एक किनारा अरब सागर धो रहे हैं, एक बंगाल की खाड़ी धो रहे हैं, ठीक है। इनके अलावा जो पर्वतीय वर्षा और संवहनीय वर्षा, इससे भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैं समझा चुका हूँ पहले। फिर भी एक चीज़ बता दूँ कि जो पर्वतीय वर्षा होती है और जहाँ पे वर्षा होती है उसे पवनाभिमुख ढाल कहते हैं, और जहाँ पे वर्षा नहीं होती है उसे हम वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। और ये आज भी इससे पहले वाले शिफ्ट में समझा दिया था कि मान लीजिए ये जल स्रोत है, यहाँ से वाष्पीकरण हुआ और यहाँ पे कोई पहाड़ी है ना, पहाड़ी क्षेत्र है, तो ये यहीं पे टकरा के यहीं पे वर्षा कर लेता है, लेकिन इस साइड वर्षा नहीं हो पाई, तो ये वृष्टि छाया प्रदेश है और ये पवनाभिमुख ढाल है। ठीक है मेरे भाई, चलते हैं आगे। पश्चिमी घाट से मैं समझाया था और पश्चिमी घाट के बारे में एक एक फैक्ट दिया था, ध्यान रखिए। अभी तक एग्जामिनर पश्चिमी घाट को नहीं छेड़ा है। जब छेड़ेगा तो लगातार क्वेश्चन पूछेगा कि भाई निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट की नहीं है, पश्चिमी घाट की ऊंचाई कितनी है, हाईएस्ट पीक क्या है, लंबाई कितनी है ना। पश्चिमी घाट के ये फला तट को क्या कहते हैं, चिल्ला तट को क्या कहते हैं, तो ये सब ध्यान रखिएगा, सब पढ़ाया हूँ, है ना। तराइन की लड़ाई में मोहम्मद गोरी के साथ कौन जो है पार्टिसिपेट किए थे, लड़े थे, तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय साहब। मैंने भी अपने जमाने में इस क्वेश्चन को अटेंड किया है, तो ऐसा नहीं लिखा रहता है पृथ्वीराज चौहान, राजराज चौहान,
चौहान, उमा चौहान, ऐसा नहीं लिखा रहता है ऑप्शन। जैसा मैंने मेरे समय में जो आया था, इसमें लिखा रहता है पृथ्वीराज चौहान तृतीय, पृथ्वीराज चौहान द्वितीय, पृथ्वीराज चौहान चतुर्थ, पृथ्वीराज चौहान फर्स्ट। बताइएगा कि सेम ऐसे ही लिखा रहता है कि नहीं, क्योंकि मैंने भी एग्जाम दिया है भाई, और एक खिलाड़ी ही योद्धा बता सकता है कि रणभूमि में क्या क्या होता है। ठीक है मेरे भाई, तो ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय। इसके अलावा तराइन की युद्ध जो है 1191 में पृथ्वीराज चौहान तृतीय और आपका मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था। और दूसरा भी सेम कैरेक्टर, दोनों कैरेक्टर सेम रहे, है ना। दूसरे यानी अगले साल हुआ 1192 में तराइन की सेकेंड लड़ाई। पहले वाले में चौहान साहब की विजय हुई, दूसरे वाले में गोरी की विजय हुई थी, है ना। चौसा का एक युद्ध 1539 बिहार के चौसा, और एगो बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध, है ना। ये दोनों एक गो है ना, बिलग्राम या कन्नौज, है ना। तो ये जो है 1539 में चौसा का और बिलग्राम और कन्नौज का युद्ध हो जाए आपका 1540 में। इन युद्ध में भी दोनों सेम कैरेक्टर होते हैं। एक तो आपका अभागा शासक कहलाता है मुगल वंश का हुमायूं, लेकिन इन्होंने दीन पनाह नगर का स्थापना जरूर किया था, है ना। तो ये आपसे पूछता है भाई दीन पनाह नगर की स्थापना किसने किया था। हुमायूं से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है साहब, हुमायूं नामा का लेखक कौन है या कौन लिखे हैं, तो गुलबदन बेगम लिखे हैं। हुमायूं से एक क्वेश्चन और आ जाता है साहब, भारत में पहला मुगल गार्डन कौन सा है, मकबरा गार्डन प्रकार का, तो हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा का जो निर्माण है वो कौन करवाया था साहब, बेगा बेगम ने करवाया था या हाजी बेगम ने करवाया था। ये दोनों एक के नाम है, बेगा बेगम या हाजी बेगम। तो मैं हुमायूं से थोड़ा इधर हट के आ जाता हूँ, शेरशाह सूरी का भी गुणगान कर लूँ थोड़ा सा। देखिए शेरशाह सूरी साहब जो है ये स्ट्रिक्ट और बढ़िया शासन के लिए जाने जाते हैं इंडिया में। देखिए शेरशाह सूरी जो है इन्होंने रुपया भी चलाया था, जो आज इंडिया का जो है मुद्रा भी है, करेंसी भी है। शेरशाह सूरी सूर वंश की स्थापना किए थे। बचपन का नाम इनका फरीद खान हुआ करता था। और इनकी मकबरा से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है जो आपका बिहार के सासाराम में स्थित है। ठीक है भाई। इनके अलावा पानीपत की 3 गो लड़ाई होती है। एगो 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बनता है साहब एग्जाम में, तो दिल्ली सल्तनत के अंतिम बादशाह कौन थे, तो इब्राहिम लोदी, क्योंकि यहाँ से दिल्ली सल्तनत जो 1206 से चलता आ रहा था ये 1526 में आके ब्रेक हो जाती है। और ये बाबर कहाँ का शासक था मुगल वंश की स्थापना करने से पहले, तो आप कहते हो ये फरगना के शासक थे, फरगना, है ना, फरगना के शासक थे। कब बने थे भाई, 1494 ईस्वी में बने थे। फिर 1526 में भारत आए, इब्राहिम लोदी को हराया। हालांकि प्रयास पहले भी किए थे लेकिन सफलता यहाँ मिली, और फिर भारत में जो है मुगल वंश की स्थापना हो गई। और ये मुगल वंश की स्थापना सिपाही विद्रोह 1857 तक मानी जाती है, और बहादुर शाह जफर के जो है साथ खत्म मानी जाती है मुगल वंश। समझ में आया कालचक्र सल्तनत काल से 1857 का विद्रोह कैसे हो गया 2 मिनट में। ठीक है। इसके अलावा जो बाबर है इन्होंने कई सारे लड़ाई लड़ी, जिसमें आपका मैं नीचे इसकी व्याख्या करूंगा। पहले जो पानीपत की 3 लड़ाई है उसको सुलझा दूं। 1556 अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, अकबर विजय रहा था। अकबर को जो है मुगल काल में, इनके काल के स्वर्ण काल कहते हैं। इनके जो मंत्रिमंडल थे उनको नवरत्न कहते हैं। अकबरनामा के लेखक अबुल फजल हैं। अकबर ने फतेहपुर सीकरी की स्थापना किए थे। अकबर ने दीन पनाह नगर की स्थापना किए थे। अकबर ने सती प्रथा को अंत करने का प्रयास किया था, है ना। ये सब अकबर से जुड़े हुए हैं। अकबर ने आगरे का किला का निर्माण कराया, है ना। ये सब ध्यान रखेंगे, है ना भैया, रखना पड़ेगा भैया। 1761 में जो है ये आपका पानीपत की तीसरी लड़ाई होती है अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। इसमें विजय किसकी होती है, अहमद शाह अब्दाली की विजय होती है। इस लाइन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पास्ट में आया है और आने वाले दिन में भी आएगा कि पानीपत के तीसरी लड़ाई में, है ना, मराठों का सरदार कौन था, तो आप क्या कहते हो, सदाशिव राव भाऊ, है ना, सदाशिव राव भाऊ। ये सब मिलेगा ई बुक में, मैं बड़ा अच्छा से डिजाइन किया हूँ, आप पढ़िए, है ना, पढ़िए। थोड़ा दिन आपने बहुत दिन पेड क्लास साल भर पढ़ा है ना, मेरा ई बुक आप 1 महीना मन से पढ़िए। अगर जीके आपके सामने घुटने न टेक दे तो बताइएगा, ठीक है। ये सदाशिव राव है, ठीक है। इसके अलावा पानीपत की जो लड़ाई हुई थी, इसी फॉर्म में आपसे क्या क्वेश्चन पूछता है साहब कि जो आपका 1757 में पलासी का युद्ध हुआ था ना, 1757 में पलासी। सबसे पहले पलासी का मैदान कहाँ है, कोई आदमी बताएगा। देखिए जिस प्रकार से आप कुरुक्षेत्र का मैदान जानते हैं हरियाणा में, उसी प्रकार से पलासी पश्चिम बंगाल में है। 1757 में सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच में हुआ था, रॉबर्ट क्लाइव, है ना। और जो एक 1764 में इसी के बाद एगो बक्सर का युद्ध हुआ था। तो इंडिया की तरफ से तो त्रिकुटी सेना थे, है
है ना, अवध के नवाब, बंगाल के नवाब और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय का सेना। लेकिन अंग्रेज के तरफ से कौन थे? तो हेक्टर मुनरो थे। लेकिन यहाँ से भी एक विरोधाभास उत्पन्न होता है कि भाई 1764 का जो बक्सर का युद्ध हुआ वो लड़ा तो हेक्टर मुनरो, लेकिन जब संधि की बात आई, क्योंकि हारने के बाद पहले संधि होती थी, करार होती थी, आज भी मांडवली जिसको हम लोग गाँव घर में बोल देते हैं, खास करके महाराष्ट्र में इसे मांडवली बोलते हैं, ठीक है। तो भैया ये जो है आपका संधि जो है वो हेक्टर मुनरो के साथ न होकर क्लाइव के साथ हुआ था, जिसे हम इलाहाबाद की संधि कहते हैं। उस समय के तत्कालीन मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच 1765 के अंदर हुआ था। चलते हैं आगे। बाबर को काबुल में दफनाया गया था इनके इच्छा अनुसार। जब इनके डायरी में दिखे कि भाई इनको तो काबुल में जाना है तो इनको काबुल दिया है। पहले आगरा के किला में, आगरा में अपनाया गया था, दफनाया गया था। देखिए ये है अपने ई बुक के फीचर, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। मैं चलता हूँ थोड़ा सा आगे। अगर कोई भी बच्चे को लेना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, लिंक क्लिक करके आपके सामने व्हाट्सएप का पेज खुलेगा। आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है ना, जो फी है वो पे करना है, स्क्रीनशॉट भेजना है, लेना है ना। चलिए, निम्नलिखित में से दिए गए बंदरगाह को उनके स्थिति के अनुसार आपको सजाना था। पारादीप था, हल्दिया था, मार्मू गोवा था। बताओ, तीनों के तीनों एकदम लल्लू सा बंदरगाह पूछा है। अरे पूछ देते हैं नौर तो थोड़ा आदमी सोचता है, लेकिन ये क्या पूछा है ना, लगता है। पारादीप बंदरगाह ये उड़ीसा में है, हल्दिया बंदरगाह ये पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। देखिए मैं भी जानता हूँ एग्ज़ाम हॉल में और बाहर में पढ़ने में थोड़ी सी तो फ़र्क है। एग्ज़ाम हॉल में मैंने भी अपने ज़माने में आता क्वेश्चन एक आध गलती करके आ जाता था, ठीक है। और कई बार ऐसा मेरे साथ हुआ कि जैसे ही निकलते थे, वाह ये क्या हो गया। तो होता है, वहाँ पे जो प्रेशर है वो हैंडल करना ही तो अपने को सीखना है। इसीलिए तो मॉक टेस्ट आपको क्या प्रोवाइड कराता है बताइए। मॉक टेस्ट क्या देता है? सिर्फ प्रश्न ही नहीं देता है, ये आपको देता है एक टाइम मैनेज करना और प्रेशर को झेलने, टाइम को देखते हुए आप कितना कूल रह पाते हो। तो इसे ज़रूर अटेंड करें मॉक टेस्ट कहीं ना कहीं से, ठीक है मेरे भाई, है ना। चाहे ऑफलाइन से ज़्यादा ऑनलाइन सही रहता है मॉक टेस्ट में। मार्मागो बंदरगाह जो है ये गोवा में है, जुआरी नदी के समीप है। ये भी डायरेक्ट पूछता जाता है कि ये जो जुआरी नदी है ये कहाँ पे है, ये जुआरी नदी है कहाँ पे है। और जब अपना ई बुक पढ़ के आप मॉक टेस्ट दीजिएगा ना, तो वहाँ पे जो आपका स्कोर है वो इंक्रीज होने लगेगा समय बढ़ने के साथ साथ। 5 दिन 6 दिन, है ना, 10 दिन जाते जाते बढ़िया रिजल्ट आप देखेंगे। भारत में पश्चिमी घाट को सबसे बड़ी कृत्रिम बंदरगाह जो है ये JNPT है। कौन है भाई? JNPT। इसे क्या बोलते हैं? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। पोर्टर का वो पोस्ट होता है रेलवे में। इसके अलावा भारत में सबसे गहरी जो आपका बंदरगाह है, कृत्रिम बंदरगाह, ये आपका कौन सा है? चेन्नई, और पुरानी भी कह सकते हैं। भारत में सबसे सुरक्षित लैंड लॉक्ड बंदरगाह कौन सा है? तो विशाखापत्तनम बंदरगाह है ना। लैंड लॉक्ड बंदरगाह के श्रेणी में आते हैं। लैंड लॉक्ड मतलब भू आवेष्टित, तो आप समझते ही है ना कि जल के जो डायरेक्ट किनारा है वो जल से नहीं धो रहा है, लैंड है वहाँ पे। इसके अलावा सबसे अधिक लोहे का निर्यात मर्मगुवा बंदरगाह से होता है। अगर पहला न पूछ के दूसरा पूछे कि भाई सबसे अधिक लोहा का निर्यात करने वाला भारत में दूसरा बंदरगाह कौन है, तो बंगलुरु है ना, बंगलुरु है, नहीं इसे मिंगलोर भी कहते हैं, ठीक है भाई। तो ये है। इसके अलावा पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जो अरब सागर के किनारे, जैसे यहाँ पे आपका गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, तो यहाँ पे जो भी बंदरगाह आएगा, अगर स्टेट भी जानते हैं तो पश्चिमी घाट का हो गया, है ना। और इधर बेला में जो भी आएगा वो आपका क्या, पूर्वी घाट का। लेकिन यहाँ पे चेन्नई वगैरह है ना, इसमें थोड़ा सा एन्नौर वगैरह, इसमें थोड़ा सा वो रखने का है कि भाई ट्रिक से काम नहीं चलेगा। इनके अलावा खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 किस स्टेट में हुआ था? या तो ये आया है या फिर 24 वाला आया। आई होप 24 वाला आया होगा, क्योंकि अभी इससे पहले T20 क्रिकेट 2024 भी पूछा गया था। तो MP में हुआ था 23 वाला, और तमिलनाडु के 4 शहर में हुआ है 24 वाला। बताइएगा कौन सा पूछा गया था। तमिलनाडु के 4 शहर कौन कौन से हैं? अगर आने वाले समय में आपसे एग्जामिनर बाल के खाल निकाले तो आप क्या कहोगे, है ना। कोयम्बटूर कहोगे, चेन्नई कहोगे, त्रिची कहोगे और मदुरई कहोगे। मदुरई वही मदुरई है। कौन सा मदुरई? कोई बताएगा क्या है मदुरई में? मीनाक्षी मंदिर नहीं है। मीनाक्षी मतलब क्या होता है? जिसका, है ना, आँख शायद जो है मछली के जैसा हो, मेरे ख्याल में भाई, है ना। अब इतना ज़्यादा तो हम पंडित हैं नहीं। इनके अलावा खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 मध्य प्रदेश में कराए गए हैं।
यह बता दिए थे। खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 तमिलनाडु के 4 शहर यहाँ पे कमतूर है, चेन्नई है, मदुरई है, त्रिची है। चेन्नई से क्या बताया हूँ, चेन्नई में क्या है, इसे भारत का डेट्रॉइट कहते हैं। यहाँ पे भारत में सबसे, भारत ही नहीं एशिया में सबसे बड़ा जो है आपका क्या है भाई, बस टर्मिनल है चेन्नई में। अभी आपने देखा कि सबसे पुरानी कृत्रिम बंदरगाह है चेन्नई में। और क्या है, चेन्नई एक्सप्रेस है ना। चलते हैं आगे, है ना। इसके अलावा जो आपका 26 खेल शामिल थे खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 में, और स्क्वैश को पहली बार शामिल किया गया था। और सिम्बलम्बम जो आपका तमिलनाडु का है ना क्षेत्रीय खेल है, या फिर मार्शल आर्ट फॉर्म जैसे खेल कह सकते हैं, उनको जो है प्रदर्शनी खेल के तौर पे रखा गया था सिम्बलम्बम को, ठीक है। इसके अलावा विजेता कौन रहा था आपका खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 के अंदर, तो विजेता रहा था भैया, यहाँ पे गलत है ना, एक सेकेंड, तो फिर 4 बार के विजेता महाराष्ट्र, 2 बार के विजेता हरियाणा, ऐसा लिखना चाह रहा हूँगा मैं, यहाँ पे गलत हो गया है। इसको थोड़ा सा करेक्शन रिक्वायर्ड है, इसको भूल जाइए। अब मैं जो बोल रहा हूँ सुन लीजिए। जो खेलो इंडिया गेम जो 2024 है, इनके विजेता महाराष्ट्र है, और अब तक 6 एडिशन हुआ है, जिसमें 4 एडिशन के विजेता महाराष्ट्र हैं और 2 एडिशन के विजेता हरियाणा है। होप समझ गए ना, 6 बार में 6 का हिसाब किताब हो गया। यहाँ पे लिखा भी है भैया, देखिए नीचे लाइन में लिखा है खेलो इंडिया यूथ गेम महाराष्ट्र 4 बार विजेता और 2 बार हरियाणा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, खेलो इंडिया शीतकालीन गेम, दोनों की शुरुआत 2020 में हुई। जहाँ पे खेलो इंडिया शीतकालीन गेम 2020-21 और जो भी हुआ था, वो सभी के सभी जो है आपके कहाँ पे हुए थे, जम्मू कश्मीर में। लेकिन जो 2024 में आपका खेलो इंडिया शीतकालीन गेम हुआ ना, वो जम्मू कश्मीर के साथ साथ लद्दाख में भी हुआ, इन्हें भी ध्यान रखिएगा। और खेलो इंडिया जो यूनिवर्सिटी गेम है, ये 2024 में पूर्वोत्तर भारत के विभिन्न राज्यों में कराए गए। जहां पे विजेता कौन हुए, तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। इसमें यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट करते हैं सभी लड़के जो भी खिलाड़ीगण है ना, और ओवरऑल परफॉर्मेंस के तौर पे किसी एक यूनिवर्सिटी को विजेता घोषित किया जाता है। जो खेलो इंडिया शीतकालीन गेम है बता दिए थे, आर्मी जीते हैं इस बार का। जम्मू कश्मीर के अलावा लद्दाख में भी हुआ। यह पहला मौका है जब जम्मू कश्मीर के बाहर जो है खेलो इंडिया शीतकालीन गेम का उद्घाटन करा गया है ना, ये मतलब ऑर्गेनाइज करवाया गया। 36वां राष्ट्रीय खेल ये गुजरात में हुआ था। गुजरात में जहां पे 36 खेल को शामिल किया गया था। विजेता सर्विसेज टीम रहा था, लेकिन सबसे ज़्यादा पदक जो है महाराष्ट्र को मिला था। और ये क्यों होता है विजेता, और क्यों होता है सबसे ज़्यादा पदक जीतने के बाद विजेता नहीं बने थे महाराष्ट्र, इसको मैं अच्छे से आपको समझा चुका हूँ। इसमें जो है भालिंद्र ट्रॉफी प्रदान की जाती है, और जिसके पास गोल्ड ज़्यादा रहता है, और गोल्ड और अन्य जो पदक हैं उनको जो है एक लिमिट के हिसाब से तौला जाता है, और जो ज़्यादा भारी पड़ता है वो कम पदक रहते हुए भी विजेता बन सकते हैं, जिसका उदाहरण सर्विसेज टीम है ना। इनके अलावा प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर योजना की शुरुआत 2020 में करी गई थी। प्रधानमंत्री जनधन की 2014 में समझा चुका हूं, बैंकिंग वाला है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन देता है, 2015 में आया था। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना ये भी लोन देता है कारीगरों को, ये भी आपका जो है 2023 में आया था। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना नाम से स्पष्ट है कि बीमा कर रहा है, 2015 में हुआ था। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 2019 में गोरखपुर से चलाया गया था, जिसमें भी किसान को जो है 6000 रुपये का सालाना मदद मिल जाती है 3 किस्तों में, 4-4 महीना के गैप पे। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में आया था। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का विलय, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम जो है ना, इसी में प्रधानमंत्री रोजगार योजना का विलय हो गया 2008 में। अब ये वाला चलता है रोजगार सृजन कार्यक्रम। नरेगा की स्थापना 2006 में हुआ था। इसके कौन से एक्ट थे, तो नरेगा एक्ट 2005। इसका नाम कब बदला गया था, तो मनरेगा कब किया गया था, तो 2009 में। कितने दिनों का रोजगार देते हैं साहब, तो 100 दिनों का रोजगार देते हैं साहब, तो ये ध्यान रखेंगे। चलते हैं आगे। जब सरकार की कुल प्राप्ति जो है कुल खर्च से कम हुआ हो तो क्या कहते हैं, एक दिन बताएं जी, फिजिकल डिफिसिट है ना, फिजिकल डिफिसिट कहते हैं, वित्तीय घाटा कहते हैं, घाटे की बजट कहते हैं, है ना। इसके अलावा यहाँ पे यही चीज़ लिखा है। बंद अर्थव्यवस्था का क्या मतलब है, जब आयात निर्यात बिल्कुल ना होता हो। भारत सरकार के द्वारा ट्रेजरी बिल 3 अवधि के लिए जारी किया जाता है। इसकी अवधि का जो दिन है ना, जरूर याद रखें, याद करने की तरीका सिखाएं। 91 को 2 से गुना कीजिए, 182 और 182 को 2 से गुना कीजिए, यानी जीपी श्रेणी में है ना। ये क्या श्रेणी में भैया, जीपी श्रेणी में है। जीपी और एपी तो आपने पढ़ा होगा ना, है ना। समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी नहीं पढ़े क्या मैथ के अंदर। यहाँ पे क्या है, 2 है, 2 से 2 फैक्टर है ना। तो ये 2-2 कर देंगे। 90, 182, 364, 3 प्रकार के ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल को आप टी बिल भी कहते हो, है ना, टी बिल भी कहते हो। अल्पकालीन जो काम है उसको निभाता है इसके द्वारा भारत सरकार, और ये किसी राज्य सरकार के द्वारा जारी नहीं किया जा सकता। सबसे अधिक साक्षर जिला 2011 तक कौन है, शेरछाप। कोई बच्चे बोल रहे हैं 2023 तक कहाँ पूछ रहे हैं यार, है ना। तो 2023 तक पूछेगा तो अभी कौन सा, कोई संस्था के द्वारा
द्वारा फिर पूछा गया होगा। जैसे कि मैंने एक दिन अभी आपको बताया था कि भाई सबसे कम लिटरेसी रेट बिहार की है, लेकिन एक संस्था ने अभी जारी किया है लिटरेसी रेट जिसमें आंध्र प्रदेश को सबसे कम साक्षर राज्य बता दिया है। तो वैसा कोई इंस्टीट्यूट, कोई ऐसा संस्था के नाम लेके फिर 2023 में आया होगा। अगर 2011 के अनुसार आया होगा तो शेरछीप होगा। शेरछीप जो है ये कहाँ पे है? ये मिजोरम के अंदर है। परसों ही बताया थे। अलीराजपुर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ये सबसे कम साक्षर है। केरल का सबसे साक्षर राज्य कौन सा है? कोट्टायम है, इसे भी ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश में सबसे साक्षर जिला कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर। अब मैं उत्तर प्रदेश ही यहाँ पे क्यों रखा हूँ, है ना, क्योंकि उत्तर प्रदेश जो है बहुत सारे महीने में क्वेश्चन के लिए रहते हैं, अगर खास करके किसी न किसी वजह से, है ना, चर्चा में रहे तो। ठीक है भाई, उत्तर प्रदेश का गौतम बुद्ध नगर सबसे ज़्यादा जो है आपका लिटरेसी रेट रखता है। और उत्तर प्रदेश में जो श्रावस्ती है, जो पहले कोसल महाजनपद की राजधानी हुआ करता था, जो 16 महाजनपद की चर्चा आपने अंगुत्तर निकाय में देखा है, उसमें एक कोसल होता था। कोसल देश की राजधानी श्रावस्ती हुआ करता था, जहाँ के राजा प्रसेनजीत हुआ करते थे। और उन्हीं के काल में उंगलीमाल डाकू आए थे, जो महात्मा बुद्ध के बाद में शिष्य बन गए थे, है ना। तो ये श्रावस्ती की जो लिटरेसी रेट है यूपी में वो सबसे कम है। ठीक है मेरे भाई, तो ये सब ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, है ना। देश में सबसे अधिक साक्षर केरल का है, सबसे कम सबसे अधिक लिंगानुपात भी केरल का है। आज अर्पित नाम का लड़का है जो मेरा फेवरेट बच्चे में से है, ये आपका जो है कानपुर के रहने वाले हैं। आप टेलीग्राम पे एक्टिव देखते होंगे। आशा करता हूँ ऊपर वाले से दया भी मतलब दुआ करता हूँ कि जल्दी हो जाए इनका, है ना भैया। तो ये एक क्वेश्चन अभी टेलीग्राम में पोस्ट किया था कि लिटरेसी रेट के मामले में सेकेंड स्थान किसका है। ठीक है, देखिए तमिलनाडु का है सेकेंड स्थान, है ना। इनके अलावा मैंने ग्राफिकल मोड में ग्राफ के द्वारा जो है आपको पढ़ाया है, ये कौन सा भैया, जनगणना। तो आपका काम है भाई, आप याद नहीं रख पाओगे, नहीं देखोगे तो मेरा कालोगे। और जो आप ई बुक लेते हो वहीं पे टॉपिक पेज में मैं एक हैंड बुक टाइप का अलग से भी मेड कर दिया हूँ कि आप एग्जाम हॉल पर भी कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो अलग से आप पढ़ लो, तो उसके लिए भी व्यवस्था कर दिया हूँ। हर एंगल से आपके लिए सेवा में जो है तत्पर हैं। बस आप लोगों का सहयोग चाहिए, है ना, है ना। चलिए, और विशेष बात तो आप भी जानते हैं और दुनिया भी जानता है ना, कि भाई कंटेंट चुरा के लोग इतने हीरो बन गए, 50-50 हज़ार व्यू ले आते हैं, और मैं कंटेंट एक एक वर्ड लिखता हूँ। तो मैं यहाँ पे, है ना, एक मतलब व्यू हमको तो उस मलाल नहीं है, जो आ रहा है सही है, क्योंकि जो वो देख रहे हैं, जो आंसर मिलाने नहीं आए, वो देख रहे हैं जो जिनको पढ़ना है, जिनको अपनी भावी भविष्य में कुछ अच्छा करना है, मुझे जैसा लगता है। ठीक है, चलिए, है ना। इसके अलावा अगर केंद्र शासित प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा साक्षरता की बात करेंगे तो लक्षद्वीप की होती है, और सबसे कम माफ़ कीजिएगा, सबसे अधिक लिंगानुपात की बात करेंगे तो पुदुचेरी की होती है सबसे अधिक लिंगानुपात। इनके अलावा शनि ग्रह के बारे में क्वेश्चन आया था, ग्रह से कोई भी क्वेश्चन आने दो जी, है ना। क्या क्वेश्चन आएगा ग्रह से? देखिए, शनि ग्रह के बारे में क्वेश्चन अगर खोज उज आया होगा कि भाई लेटेस्ट में कोई खोज से, तब तो हम यहाँ पे नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आए दिन खोज होता रहता है कि भाई इस ग्रह में फलना चीज़ का खोज हुआ, चिलना चीज का खोज हुआ, ये मिला ब्रह्मांड में 25 गो और अनकहे ग्रह, तो ये सब चलता रहता है। तो अगर करंट वाले से आए हैं तब तो इसमें मैं क्लियर नहीं हूं कि मैं बता ही दिया हूँगा, लेकिन अगर स्टैटिक्स वाले में से आएगा तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। देखिए, शनि ग्रह क्या, कोई भी ग्रह, मैं ग्रह के फिगर से आपको बता दिया हूँ। इधर आइए जरा ध्यान से सुनिएगा, ब्रह्मांड की आधी बात खत्म हो जाती है। ब्रह्मांड हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? सौर मंडल के मुखिया से। सौर मंडल के मुखिया कौन है? सूर्य है। एक एक बात सुनिएगा, ब्रह्मांड समाप्त करता हूँ 2 मिनट में। ठीक है, देखिए, सौर मंडल के मुखिया कौन है? सूर्य है। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, मान लीजिए ये हमारा अर्थ है ना, तो सौर ये अर्थ है, और ये मान लीजिए सूर्य है ना, सन है ना। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वी से दूसरा सबसे नजदीकी तारा, तो ये प्रैक्सिमा सेंचुरी होता है। अब पहला कहेगा तो सूर्य हो जाएगा, क्योंकि सूर्य अपने आप में एक स्टार है। ठीक है, सूर्य अपने आप में एक स्टार है। तो एक क्वेश्चन तो यहां से बनता है। अब सूर्य और चंद्रमा से, सूर्य और पृथ्वी से और दो क्वेश्चन और कौन सा बनता है? मान लीजिए ये 5 मीटर है, और ये सन है, और ये अर्थ है। ठीक है, तो एगो उपसौर होता है जो आपका 4 जुलाई को होता है, जो आज ही है। अरे बाप रे, आज उपसौर है, अपसौर है महाराज, आज तो अपसौर है भैया, है ना। आज 4 जुलाई है, देखिए आज अपसौर का दिन है। तो आज जो है ना, सूर्य पृथ्वी के तुलना में ऊपर भाग गया होगा, यानी 5 पॉइंट कम से कम 0.000 इस प्रकार से थोड़ा को तो ऊपर भागा होगा। ठीक है, अब देखिए ये पृथ्वी है, आई 5 मीटर पे जनरली रहते हैं मान लीजिए, आई आपका सूर्य है। आज 3 जनवरी को क्या हुआ होगा? तो कुछ ना कुछ घट गया होगा, 4.0999, मतलब कुछ ना कुछ घटा होगा। तो इसे कहते हैं उपसौर। जो कम घट जाए उसे कहते हैं उपसौर, और जब पृथ्वी के तुलना में सूर्य अधिक दूरी पर चले जाए तो इसे कहते हैं अपसौर। और ये दोनों का जो है डेट फिक्स है, एगो 3 जनवरी, एगो 4 जुलाई। ठीक है, सूर्य से अभी तक आपने 4 क्वेश्चन देखा है। ठीक है, अब आइए सूर्य से और क्वेश्चन पूछते हैं।
सूरज का जो ई वाला जो नुकीला वाला भाग देख रहे हैं, ये किरीट और कोरोना है, इसको बाहरी भाग कहते हैं। सूरज के जिस भाग में प्रकाश नहीं रहता, ये देख रहे हैं थोड़ा सा लाल आपको दिख रहा होगा, जिस भाग में प्रकाश नहीं रहते ना उसे वर्णमंडल कहते हैं, वर्णमंडल कहते हैं। और इसका रंग होता है जी रेड, ठीक है। अगर एक क्वेश्चन और आपसे पूछता है कि जो जो स्टार का रंग है, जो तारे का रंग है, वो किस पे डिपेंड करता है, तो आप कहते हो जी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है जी, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। नीला अगर तारा दिखाई दे रहा है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर है उसमें, ठीक है। तारे क्यों चमकते हैं? अपवर्तन के कारण। सौर मंडल में जो धूल इत्यादि के जो बादल हैं उसे क्या कहते हैं? निहारिका कहते हैं। जो शांति के सागर है वो कहां पे है? चंद्रमा पे स्थित है, ठीक है। तो ये सब हो गए थोड़ा सा सौर मंडल के एडिशनल क्वेश्चन। अब आते हैं ग्रहों को रिलेट करके क्या क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है और क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए। सबसे पहले मैंने बताया है कि ग्रहों का क्रम आपको याद होना चाहिए। याद होना कोई तीर मारने जैसी काम नहीं है, 1 सेकंड में याद होता है। कैसे? आइए बताता हूं। देखिए जो सौर मंडल है उसका मुखिया मैंने अभी कहा था कि सूर्य होता है, ठीक है भाई। और सूर्य के सबसे नजदीक कौन है? बुध है। बुध है सबसे छोटा बेटा, है ना। पूरे 8 ग्रहों में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है। तो छोटा बेटा पापा मम्मी के प्यारा, तो बाप के पास बैठे हैं, मतलब सूर्य के पास बैठे हैं। अब हमने कहा था कि पृथ्वी को आपको 3 नंबर पे याद रखना है। कितने नंबर पे याद रखना है जी? पृथ्वी को 3 नंबर पे आपको अर्थ याद रखना है। और आपने एक कहावत सुना होगा कि अर्थ का बहन है वीनस, तो वीनस अपने बहन के पास बैठा रहेगा। और 1 नंबर पे छोटा बेटा है आपका कौन सा? मरकरी, यानी बुध बैठा है। अब दिन का क्रम पढ़ देना है, तो संडे पढ़ेंगे हम जनरली, तो संडे ग्रह होता ही नहीं है, मंडे भी नहीं होता है, ट्यूसडे ग्रह होता है, तो हमने यहाँ पे ट्यूसडे को बैठा दिया, ठीक है। अब ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे होना चाहिए, बुध होना चाहिए, तो बुध तो पहले ही बैठा है मरकरी, तो वेडनेसडे के बाद थर्सडे होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे जुपिटर को बैठा दिया, ठीक है, बृहस्पति को बैठा दिया, ठीक है मेरे भाई। बृहस्पति के बाद वीनस यानी शुक्र होना चाहिए, फ्राइडे होना चाहिए, लेकिन शुक्र बहन के नाते जो है बहन के पास पहले बैठी है, तो यहाँ पे हम अरुण और वरुण को बैठा देंगे, ठीक है भाई। तो इस प्रकार से हमें याद हो जाता है। और ये मुझे है ना 2011 और आज 24, 13 साल से इसी क्रम में मैं याद रखा हूं, आज तक घुचपुचाया नहीं, ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा अब जैसे ही आपने याद रख लिया, ठीक है, ये क्रम यहाँ पे दिया गया है, याद रख हो गई मान लीजिए। तो जो 4 गो नजदीक का ग्रह है इसे आंतरिक ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? आंतरिक ग्रह कहते हैं। आंतरिक ग्रह, आंतरिक मतलब अंदर के साइड। इसे आप पार्थिव ग्रह भी कह देते हो, पार्थिव ग्रह। जनरली इसे आप पृथ्वी से देख सकते हो, पार्थिव ग्रह है। और जो 4 गो दूर का ग्रह है ना, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं जोबियन ग्रह। क्या कहते हैं? जोबियन ग्रह कहते हैं। यह बाह्य ग्रह कहते हैं, बाह्य या बाहरी ग्रह या बाह्य ग्रह जो कहिए, है ना। इसके अलावा यहां से और भी क्लू है, जो 4 गो इंटरनल ग्रह है इसकी सतह लगभग ठोस होता है, और जो 4 गो दूर की ग्रह है ये सब ठोस, कम ठोस है, यानी इसका घनत्व तो कम है, ये गैसीय पिंड के रूप में पाया जाता है। अब आते हैं ग्रह के उपनाम में। देखिए मरकरी को सबसे छोटू ग्रह कहते हैं, मरकरी को, है ना। और सबसे जो है आपका 2 गो एहन ग्रह है जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है, तो मरकरी और वीनस, इन दोनों के पास नो सैटेलाइट, कोई उपग्रह नहीं है, ठीक है। इसके अलावा सबसे कम दिन में चक्कर लगा लेता है सूर्य का कौन? मरकरी। तो उसी हिसाब से याद रखेंगे, जो सबसे दूर में होगा वो सबसे लेट चक्कर लगाएगा सूर्य का। एग्जाम्पल दिया था, स्कूल है, ये राम का घर है, ये मेरा घर है, मेरा मतलब मैं मनोज का घर है, ठीक है। तो इनका मान लीजिए कि हमारी दोनों की चाल लगभग सेम है, तो ये पहले स्कूल पहुंचेगा कि पहले मैं, तो पहले ये पहुंच जाएगा। तो उसी प्रकार से जो दूर में है वो दूर से देरी से चक्कर लगाता है। लेकिन जो अपने एक्सिस पे चक्कर लगाने का काम है, अपने एक्सिस पे रोटेट होने का काम है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। अपने एक्सिस पे सबसे पहले चक्कर लगा लेता है जुपिटर, है ना, और सबसे लेट चक्कर लगाता है वीनस अपने एक्सिस पे, ठीक है मेरे भाई। तो ये दोनों ध्यान रखेंगे। शनि ग्रह के बारे में, इनके जो है बलय होता है, देखिए इनके जो है एक ऐसा आपने बॉल जैसा सिया रहता है ना क्रिकेट में, ऐसा सुइया धागा से सिया रहता है, वैसे ही दिख रहा है ना, रिंग के जैसा, सेटर्न में है और किसी में नहीं है, ठीक है भाई। शनि का एक ग्रह है टिटान, है ना, इसे भी ध्यान रखेंगे। मंगल के 2 ग्रह होता है डिमोस और फोबोस, है ना, जिसमें वो सबसे छोटू भी है। और सौर मंडल में सबसे बड़ा जो उपग्रह है वो जुपिटर के हैं,
ज्ञानामीड नाम है इसका, ठीक है, इतना ध्यान रखना है। इसके अलावा लाल कलर पीला में जाएंगे तो लाल ग्रह मंगल को, हरा ग्रह अरुण को, पीला ग्रह शुक्र को, चमकीला ग्रह शुक्र को, मॉर्निंग स्टार शुक्र को, इवनिंग स्टार शुक्र को, पृथ्वी का बहन शुक्र को, जुड़वा बहन शुक्र को, है ना, लूसीफर ग्रह शुक्र को, ये सब ध्यान रखेंगे भाई। चलते हैं आगे, है ना। और नीला ग्रह पृथ्वी को, जल की उपस्थिति के कारण। ब्रह्मांड खत्म हो गया, इतना पढ़ लेंगे तो ऑप्शनों छांट के काम चल जाएगा। ये वो कर रहा है प्रार्थना समाज की स्थापना किस शहर में, तो बंबई में। अब प्रार्थना समाज का कब, 1867 में। कब किए थे, कौन किए थे, गोविंद रानाडे और आत्माराम पांडुरंग। मैंने क्या बताया था कि भाई गोविंद रानाडे साहब जो है विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना भी 1861 में किए थे, लेकिन विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है ये 1856 में आए थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो ये दोनों चीज अलग अलग है, आपकी एग्जाम में अलग अलग दर्शन देंगे प्रभु। इसके अलावा ब्रह्म समाज की स्थापना 28 में कोलकाता में हुआ था, राजा राम मोहन राय ने किए थे। और राजा राम मोहन राय का किताब बता ही दिए, संवाद कौमुदी, आत्मीय सभा भी इन्हीं से जुड़े हुए रहे थे। आर्य समाज की स्थापना 1875 बंबई में हुआ था, दयानंद सरस्वती के द्वारा हुआ था। आर्य समाज ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। आर्य समाज ने सत्यार्थ प्रकाश नामक किताब लिखे थे, जो डीएवी स्कूल है ना, तो यहीं से है। इनके अलावा वेद समाज की स्थापना जो है शिव नारायण अग्निहोत्री लाहौर में किए थे, 1887 में किए थे। इनके अलावा जो है आपका ज्योतिबा फुले सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में किए थे, बंबई में किए थे। और इन्होंने गुलामगिरी नामक मराठी भाषा की जो है पुस्तक लिखे थे। इनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले बालिकाओं के लिए स्कूल खुलवाई थी, जो प्रथम महिला टीचर भी इंडिया में। कर्नाटक राज्य का राज्यपाल कौन है, अब देखिए राज्यपाल की सीट मैं पहले ही दे दिया हूं, पहले दिन दे दिया हूं। यहां से हर दिन एक क्वेश्चन आ रहा है, 2 नंबर फ्री में लेके जा रहा है, ठीक है। तो ये देखिए कर्नाटक राज्य कहां पे है, कर्नाटक में। ऐसा तो नहीं कि कर्नाटक दिया ही नहीं, कर्नाटक कैसे नहीं देंगे भाई, ये देखिए कर्नाटक इधर है। से आपका जो थावरचंद गहलोत साहब है, बहुत दिन से है। इनके अलावा बास्केटबॉल पॉइंट में सिस्टम से सही गलत चुनना था। देखिए बास्केटबॉल पॉइंट में अब जो बुद्धिजीवी बच्चे हैं वो बोलेंगे कि सर ये तो आप नहीं बताए होंगे पक्का, कभी खोल के देखो, मैंने ये भी बताया है कि एक दायरा रहता है। अगर आपने यहाँ से थ्रो कर दिया तो 1 पॉइंट मिलेगा, अगर इस लाइन से बाहर से थ्रो कर दिया तो 2 गो मिलेगा, अगर तीनों लाइन के बाहर से कर दिया तो 3 गो मिलेगा। तो ये सब बताए हैं प्रभु जी, सब बताए हैं, है ना। चलिए फिर से समझा देते हैं, है ना। बास्केटबॉल पॉइंट सिस्टम में 5, सबसे पहले बास्केटबॉल में 5 गो खिलाड़ी होता है। फ्री थ्रो में 1 अंक मिलता है, गोल करने पर 2 या 3 अंक मिल सकते हैं, कभी कभी 4 अंक भी मिलता है, और डिपेंड करता है कि गोल आप कहाँ से किए हो, ठीक है। आपने कोई मिल गया होगा पिक्चर शायद देखे होंगे इसी प्रकार का, है ना। इनके अलावा हाँ कोई मिल गया ही पिक्चर है वो, पता नहीं, हाँ अभी याद नहीं आ रहा है, वही है सर, है ना, धूप वाला। इसके अलावा जो मैक्सिमम पॉइंट है एक गोल में वो 4 हो सकता है। कैसे हो सकता है, देखिए गोल में जनरली 2 अंक मिलता है, लेकिन एक ऐसी लाइन होती है कि भाई आप यहीं से फेंक दोगे ना तो 3 गो अंक मिलेगा। और उस फेंकने के दौरान शूटिंग के दौरान अगर कोई फॉल कर देता है तो 1 अंक अतिरिक्त मिल देगा, 4 अंक मिल जाएगा आपको बास्केटबॉल में। समझ में आया। बास्केटबॉल में 1 अंक भी होता है, 2 अंक भी होता है, 3 अंक भी होता है, 4 अंक भी होता है। मतलब एक पकड़ में 1 भी मिल सकता है, एक थ्रो में 2 भी मिल सकता है सिंपल गोल में। अगर लाइन से बाहर फेंक दिया तो 3 अंक मिलेगा, और गोल करते समय अगर फॉल कर दिए, है ना, शूटिंग दौरान, तो भाई 4 अंक में मिलेगा। तो यहीं से क्वेश्चन आता है पॉइंट सिस्टम से, आज तक मैंने यही देखा है। इसके अलावा जो बैडमिंटन खेल है यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, 21 अंक के लिए खेल होता है, जिसको पहले 21 अंक होगा वो जीत जाता है, ठीक है। चलते हैं आगे। इनके अलावा छौ नृत्य पूछा है, लल्लू सा क्वेश्चन। तो ये झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में होता है। सरायकेला का छौ, पुरुलिया का छौ, मयूरभंज का छौ। सरायकेला झारखंड, पुरुलिया पश्चिम बंगाल, मयूरभंज जो है आपका उड़ीसा में। तीनों छौ में एक डिफरेंस क्या है, तो जो मयूरभंज वाला छौ होता है उसमें मुखौटा का इस्तेमाल नहीं होता है। भारत का यह अर्ध शास्त्रीय नृत्य है, और शास्त्रीय नृत्य कितनी है, 8। और सबसे लेटेस्ट शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, सत्रिया, जिसको कब दर्जा दिया गया था, 2000 में। और सबसे लेटेस्ट शास्त्रीय भाषा कौन सा है, ओडिसी, जिसको कब दर्जा दिया गया था, 2014 ईस्वी में। सबसे बात ध्यान रखते रहो रे, 2000 देखिए सबसे पहले तमिल को दर्जा दिया गया था 2004 में आपका शास्त्रीय भाषा में। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है। आज एगो भाषा पूछा गया था त्रिपुरा का, इससे पहले वाले शिफ्ट में कोक बरोक बताए थे, है ना। गालो भाषा अरुणाचल प्रदेश में बोला जाता है ना। इसके अलावा जो अपना पड़ोसी देश है जितना भी, उस सब का भाषा बता दिए। जैसे आप अफगानिस्तान जाओगे तो वहाँ कौन सा भाषा बोलेगा लोग, दारी या पास्ती बोलेगा। श्रीलंका जाएंगे तो सिलोन सिंगली बोलेंगे, या तमिल भी बोल सकते हैं। इसके अलावा आप चाइना में जाओगे तो मंदारिन बोलेगा, यानी चाइनीज बोलेगा। इसके अलावा नेपाल में जाओगे तो नेपाली बोलेगा, रामरोच हो। इसके अलावा आप जैसे मान लीजिए कि आप चले गए मालदीव, तो वहाँ कौन सा भाषा बोलेंगे लोग, दिवेही बोलेंगे, है ना। इसके अलावा अगर भूटान चले गए तो जोंगखा बोलेंगे। तो इस प्रकार ध्यान रखेंगे। जोगई और चोलम पूछा है, मणिपुरी से संबंधित है। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य मणिपुर का है, राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंग को दर्शाते हैं। इनके कलाकार में मैंने आपको बता दिया था क्या सरनेम होता है, तो एक तो झावेरी बहन होता है और सिंह सरनेम होता है। सिंह सरनेम होता है, झावेरी बहन होता है। इनके अलावा आपको कैसे याद रखना है, मान लो ये दोनों से नहीं पकड़ाया तो क्या करोगे, चारू माथुर, है ना, चारू माथुर,
चारू माथुर, अमुबी देवी, अमुबुई देवी है ना, अखम लक्ष्मी देवी, अखम लक्ष्मी देवी। इसके अलावा भी और आएंगे इसमें तो बिंबावती देवी, बिंबावती देवी, कलावती देवी, कलावती देवी। तो इनको ध्यान रखना, ये मणिपुरी से संबंधित है। इनके अलावा भामाकल्पम जो है ये आपका भामाकल्पम कुचिपुड़ी से संबंधित है और यक्षगान भी कुचिपुड़ी से संबंधित है। यक्षगान कर्नाटक के, हालांकि कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, ठीक है। और भामाकल्पम एक नाटिका है जो भगवान कृष्ण के पत्नी सत्यभामा पे फिल्माया गया, मतलब दर्शाया गया है। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 कहाँ हुआ था? जय श्री कृष्ण। ये बिश्केक में हुआ था। बिश्केक कहाँ पे है? किर्गिस्तान की राजधानी है। तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। T20 वर्ल्ड कप 2024 अभी जीत के आए हैं। आपने कौन सा भाई वो चैनल है हॉट स्टार, वहाँ पे जो है ग्रैंड एंट्री आपने देखा होगा दिल्ली एयरपोर्ट वाला, ठीक है। तो अभी जीत के आए हम लोग, है ना। सूर्य कुमार यादव की कैच आपको दिखेगी, अगर मुझे तो बहुत पसंद है। वर्ल्ड जूनियर आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023-24 ये स्वीडन में हुआ है। महिला फीफा वर्ल्ड कप 2023 ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में हुआ है। एक क्वेश्चन आया कि कौन सी योजना फर्टिलाइजर, इतना बात है अब यह फर्टिलाइजर की सब्सिडी वाली भी एक योजना है और भी हो सकता है, तो बताइएगा कि ये क्वेश्चन क्या था। गुजरात में पुरानी झील पूछा है किस शहर में है? तो सौराष्ट्र में है। सौराष्ट्र, गिरनार, काठियावाड़ ये सब गुजरात में है, ठीक है। तो सौराष्ट्र में हो जाएगा। इनके अलावा सौराष्ट्र एगो टीमों है जो रणजी खेलते हैं, जैसा कि आपको पता होगा। गुजरात में सुदर्शन झील होते हैं, ये आपका जो है सबसे पुरानी झील जो मानव मेड है और इनका निर्माण चंद्रगुप्त प्रथम ने करवाया था। हालांकि ये खुद नहीं करवाए थे, कोई भी बड़े आदमी खुद काम थोड़ी करता। जैसे मान लीजिए आप घर बनाओगे तो आप थोड़ी खुद बनाओगे, आप तो राजा हो, तो आप किससे बनवाओगे? मिस्त्री से बनवाओगे। इसलिए तो पढ़ रहे हो भाई, क्या लोग जो बने तो राजा बने हो ना भाई, है ना। इसके अलावा जूनागढ़ अभिलेख का संबंध रुद्रदामन प्रथम से है। मिस्त्री भैया माफ करना, मैं सिर्फ जो है थोड़ा सा बच्चे को मन बहलाने के लिए बोल दिया, बाद में कि आप पूजनीय है ना, आप घर बना के देते हैं भाई। इसके अलावा प्रयाग प्रशस्ति कवि हरिसेन ने लिखा था, है ना। इलाहाबाद स्तंभ लेख से जो है जानकारी प्राप्त होती है समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति के बारे में, है ना। भारत समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहते हैं, ध्यान रखिएगा, एक आध दिन में मिल जाएगा आपको। भारत की सबसे पुरानी मस्जिद चेरामन जुमा मस्जिद केरल में है। भारत की सबसे पुरानी चर्च सेंट थॉमस चर्च ये भी केरल में है। मोहन बगान फुटबॉल क्लब इंडिया की सबसे पुरानी फुटबॉल क्लब है, कोलकाता में, है ना। इनको ध्यान रखेंगे। भाग 4 में क्या है? मौलिक कर्तव्य है। स्वर्ण समिति पे 8 प्रकार के सुझाए थे, 10 प्रकार के ऐड हुए और 2002 में 11वां मौलिक कर्तव्य आ गया। तो वर्तमान में 11 है। इसे भाग 4 के में आर्टिकल 51 के में रखा गया है। और ये जो नीचे वाली सीट आप देख रहे हैं ये आप कई बार हमसे पढ़े हैं, है ना, क्योंकि ये मैंने अलग से टॉपिक बैच में भी जो 60 पेज का आपको हैंडबुक टाइप का अलग से मिलेगा कि भाई एग्जाम हॉल पे भी उल्टा लो, उसमें भी ये मिलेगा, क्योंकि मुझे पता है कि कहाँ कहाँ से जो कॉमन क्वेश्चन है वो आना है एग्जाम में। काका हाथी रसी से एक क्वेश्चन आया है, काका हाथी रसी, है ना। ये देखिए कवि है, इतना तो पता है। अब इससे क्या क्वेश्चन आया है ये मैं नहीं बता सकता। काका हाथी रसी से क्या क्वेश्चन आया है? विष्णु भातखंडे साहब से क्वेश्चन आया है। विष्णु भातखंडे साहब जो है गायक हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के, जैसे विष्णु दिगंबर पुलस्कर साहब हैं, ठीक है। तो ये थे आज के थर्ड शिफ्ट के एनालिसिस। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। हम कंबाइंड शिफ्ट के साथ फिर मिलेंगे। आज मेरा रेस्ट था इसीलिए करा दिया, क्योंकि टाइम नहीं मिलता, नहीं करा पाता, आज मैं करा दिया। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।